नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने बाल मुकुंद गुप्त के निबंध शिव शंभू चिट्ठे के सभी 8 चिट्ठों का वीडियो बनाकर डाल दिया है। आज हम शिव शंभू के चिट्ठे की भूमिका का अध्ययन करेंगे। मुझे लगा कि परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमिका से भी कई प्रश्न आते हैं। उनकी यह भूमिका विजेंद्र स्नातक ने गूंगी प्रजा का वकील शिव शंभू शर्मा नाम से लिखा है। तो चलिए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। गूंगी प्रजा का वकील शिव शंभू शर्मा। भूमिका। हिंदी में व्यंग विनोद की सजीव शैली के पुरस्कर्ताओं में बाबू बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं। शिव शंभू के कल्पित नाम से गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठे लिखे थे। ये चिट्ठे उस समय की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को जितने सटीक रूप में प्रस्तुत करते हैं, उतनी पूर्णता के साथ उस समय का कोई दूसरा अभिलेख नहीं करता। इतिहास के पृष्ठों में जो जानबूझकर अंकित नहीं किया गया, उसे यदि पढ़ना अभिष्ट हो तो इन चिट्ठों को पलटना चाहिए। ये चिट्ठे 1903 ईस्वी से 1904 ईस्वी के मध्य भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। उस समय गुप्त जी ही भारत मित्र के संपादक थे। शिव शंभू परतंत्र देश का नागरिक है। मन बहलाव के लिए वह भांग का सेवन करता है। भांग का नशा उसकी चेतना को विलीन नहीं करता, हल्का सा शरूर होता है, जो मादक में होकर मन को तरंगायित करने में समर्थ है। मन की इसी प्रमुदित तरंग में शिव शंभू अपने चारों ओर फैले हुए समाज के दुख दर्द की कहानी कहना शुरू करता है। गुलामी की निविड़ श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ भारतीय शिव शंभू अपने अस्तित्व को यदि अनुभव कर पाता है तो केवल परतंत्र भारत की पमाली के लिए जो षड्यंत्र अपने शासनकाल में रचे, उनका संकेत इन चिट्ठों में लेखक ने जिस शैली में प्रस्तुत किया है, वह निसंदेह हिंदी व्यंग्य की बेजोर बेमिसाल शैली है। लॉर्ड कर्जन के विषय में प्रसिद्ध है कि वह क्रूर स्वभाव का अहंकारी शासक था। उसके शासनकाल में भारतीय जनता को सुख सुविधाएं प्राप्त होना तो असंभव था ही, प्रत्युत वह तो पहले से प्राप्त अधिकारों को भी छीनने के पक्ष में था। फलतः उसने सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश का निषेध किया। उच्च स्तरीय शिक्षा के मार्ग में रोड़े खड़े किए। बंगाल को विभाजित कर देश में फूट के बीज बोए। कर वसूली के काले कानून बनाकर जनता को दुख दैन के पाश में कसकर तड़पाया और निर्धन प्रजा का शोषण कर अपने अहम की तुष्टि के लिए दरबार रचाया तथा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाया। शिव शंभू शर्मा ने लॉर्ड कर्जन की इस भड़कबाजी और नुमाइशी प्रवृत्ति में केवल तुम तड़ाक भरे कामों को देखकर यह उचित समझा कि उन्हें बताया जाए कि वायसराय होकर भी आप भारतीय प्रजा से बहुत दूर हैं। उनके हित से आपका लगाव न होने से आप माई लॉर्ड होने पर भी इस देश में माई बाप नहीं बने हैं। इस गुलाम मुल्क की गूंगी प्रजा आपके सामने अपने दुख दर्द नहीं कहती, किंतु वह आपको हिकारत और अवमानना की नज़र से देखती है। कौन सा हंस करे आपसे कुछ कहने का, इसीलिए भंगड़ी शिव शंभू को यह दायित्व वहन करना पड़ रहा है। यह ठीक है कि इस गुलाम देश की प्रजा ऑफिशियल प्रतिनिधि बनने का शिव शंभू के पास कोई अधिकार पत्र या सनद नहीं है, तथापि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उसका शरीर भारत की मिट्टी से बना है और उसी मिट्टी में अपने शरीर की मिट्टी को एक दिन मिला देने का इरादा रखता है। बचपन में इसी देश की धूल में लौटकर बड़ा हुआ, इसी भूमि के
अन्न जल से उसकी प्राण रक्षा होती है। शिव शंभू को कोई नहीं जानता, जो जानते हैं वे संसार में एकदम अनजान हैं। उन्हें कोई जानकर भी जानना नहीं चाहता। जानने की चीज़ शिव शंभू के पास कुछ नहीं है। उसके पास कोई उपाधि नहीं, राज दरबार में उसकी पूछ नहीं, हाकिमों से हाथ मिलाने की उसकी हैसियत नहीं, उसकी हाँ में हाँ मिलाने की उसकी ताब नहीं। वह एक कपर्दक शून्य घमंडी ब्राह्मण है। हे राज प्रतिनिधि, क्या उसकी दो चार बातें सुनिएगा। शिव शंभू शर्मा ने अपनी हैसियत और सामर्थ्य की बात जिस गंभीर व्यंग में कही है, वह भारतीयों की दलित दमित दशा का ही एक बोलता हुआ शब्द चित्र है। बनाम लॉर्ड कर्जन। शीर्षक चिट्ठे में लेखक ने बड़ी प्रखर और निर्भीक वाणी में कर्जन से कहा है कि जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका भौरुषी यानी पैतृक नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आपके हाथ में कुछ दिन और कुछ करने की शक्ति है, लेकिन माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? यदि आपको मूर्तियां ही स्थापित करनी है तो आइए आपको मूर्तियां दिखा दें। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है, पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए इसे, पहचानिए इसे। इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है, और देखिए एक स्मृति मंदिर। यह आपके 50 साल के संगमरमर से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना अधिक कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है, यदि इन दो यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो। लॉर्ड कर्जन को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार फिर 2 वर्ष के लिए वायसराय नियुक्त किया गया। भारतवासी इस नियुक्ति पर अत्यंत खिन्न हुए, लेकिन वे करते भी क्या। जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। शिव शंभू को भारत प्रभु कर्जन के इस द्विराग गमन की सूचना मिली तो उन्होंने भी बेबसी से सिर ढूंढ डाला, लेकिन कलम के जरिए माय लॉर्ड को उनकी पुरानी करनी के लिए कोसते हुए श्रीमान का स्वागत शीर्षक से दूसरा चिट्ठा लिखा। चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन के काले कारनामों का व्यंग्यमयी भाषा में उल्लेख तो उन्होंने किया ही, पर भाग्यवादी विवश लाचार भारतीयों की तटस्थ वृत्ति पर भी गहरे प्रहार किए। भारतवासी संघर्ष भीरू हैं। किसी भी संकट को स्वीकार करना, निर्लिप्त निराकार दृष्टा की भांति अतृप्त लोचन से नाटक के पटाक्षेपों को देखना उनका स्वभाव बन गया है। अथक ऐसे है कि कितने ही तमाशे देख गए पर दृष्टि नहीं हटाते। इन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर बिरबल खान खाना और तानसेन देखे, शाहजहानी तख्ते ताउश और शाही जलूस देखे, फिर वही तख्त नादिर शाह को उठाकर ले जाते देखा, शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव और हेस्टिंग्स से वीर बहादुर अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जलूस और दिल्ली दरबार देखा। कोई दिखाने वाला चाहिए। भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत हैं। इस गुण में वे मोछ मड़ोड़ कर कह सकते हैं कि संसार में कोई उनका सानी है नहीं। भारतीयों की यह तमाशाई तबीयत आज भी ज्यों की त्यों है। दिल्ली में रोज जलसे जुलूस रहते हैं और राजधानी की जनता उनमें दर्शकों का फर्ज पूरी तरह अदा करती है। लगता है कि इस मुल्क के वाशिंदों के पास कोई मुस्तकिल काम नहीं है। भीड़ भाड़, जलसे जुलूस, खेल तमाशे, नाच गाने, भाषण, नाटक, यही सब होता रहता है और तमाशबीन जनता काम काज से मुक्त हो इनमें डूबी रहती है। शिव शंभू इस प्रवृत्ति को तार गए हैं और इस पर चोट करना न भूले थे। दूसरी बार वायसराय होकर आने पर बम्बई में लॉर्ड कर्जन का राजा महाराजाओं ने बड़ी धूमधाम से स्वागत
किया। बम्बई की म्यूनिसिपैलिटी की ओर से आपके अभिनंदन का विशाल पैमाने पर आयोजन किया गया। इस आयोजन में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना तो दूर, उसकी कटु वचनों में आलोचना कर डाली। शिव शंभू को यह सह्य न हुआ। उन्होंने अपने चिट्ठे में बड़ी स्पष्ट भाषा में बिना किसी लाग लपेट के लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा, सच मानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा, खाली समझने की शेख में रहे और आशा नहीं कि इन अगले कई महीनों में भी कुछ समझे। किंतु इस देश ने आपको खूब समझ लिया और अधिक समझने की ज़रूरत नहीं। आपने गरीब प्रजा की ओर तक भी दृष्टि डालकर नहीं देखा, न गरीबों ने आपको जाना। जब आप अपना पद त्याग कर स्वदेश वापस जाएंगे तो यह कभी न कह सकेंगे कि भारत की प्रजा का मन अपने हाथ में किया था। शिव शंभू की वाणी में न तो कहीं खिगियाहट है और न कहीं मिथ्या अहंकार का दर्प। उन्होंने स्पष्टवादिता को व्यंग में सान कर निर्भीकता का पुट देकर बड़े सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी राज के अखंड प्रताप को शिव शंभू जानते थे और यह भी जानते थे कि लॉर्ड कर्जन जैसे प्रचंड शासक के विरोध में कुछ भी कहने की शक्ति भारतीयों में नहीं है। किंतु शिव शंभू न तो भारत के राजा महाराजा थे और न नौकरशाही के गुलाम पुरजे। उनका स्वाभिमान स्वतंत्रता के क्षणों में आहत होने पर भी विनष्ट नहीं हुआ था। इसीलिए जब उन्होंने लॉर्ड कर्जन और अंग्रेजों के प्रभुत्व का वर्णन किया तो उस पौराणिक निरंकुश राजा का स्मरण किया जिसे रावण के नाम से जाना जाता है। लेकिन स्मरण की शैली इतनी मोहक और मर्म स्पर्शी कि शिव शंभू राजनीतिक द्रोह के अपराध में पकड़े न जा सके। भारत में निस्तेज और निवीर्य राजा महाराजाओं की दशा पर व्यंग करते हुए वे कहते हैं, भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंदे हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, चाहे उन्हें विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे सो कीजिए, वे हाजिर हैं। आपके हुक्म की तेजी तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ़ को पिघलाती है, फारस की खाड़ी का जल सुखाती है, काबुल के पहाड़ों को नरम करती है। जल, स्थल, वायु और आकाश मंडल में सर्वत्र आपकी विजय है। इस धराधाम में अब अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। इस देश में एक महाप्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता था कि इंद्र उसके यहाँ जल भरता था, पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था, चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे, अग्नि उसके यहाँ भोजन पकाती थी इत्यादि। पर अंग्रेजी प्रताप उससे भी बढ़ गया है। समुद्र अंग्रेजी राज्य का मल्लाह है। पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी, मूढ़े, बिजली, कलें चलाने वाली दासी और हजारों मील खबर लेकर उड़ने वाली दूरी इत्यादि इत्यादि। लॉर्ड कर्जन को प्रबोधते हुए शिव शंभू ने भारतीय विचार दर्शन का बड़ी मार्मिक शैली में दोहराया है। राजा मूंज को समझाते हुए बालक भोज ने कहा था, नौके नापी समंगता वसुमती मुंजस्त्वया यास्यति। ठीक उसी भाषा में शिव शंभू कहते हैं, विक्रम, अशोक और अकबर के साथ यह भूमि नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दरबार नहीं रख सके। औरंगजेब, अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सके। महमूद, तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊँटों और हाथियों पर लाद कर न ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ नहीं जाएगी, चाहे कोई कितनी भी मजबूती क्यों न करे। भारत की प्रजा को यह आशा थी कि दूसरी बार वायसराय होकर आने पर
आने पर लॉर्ड कर्जन भारतीयों के हित के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। उन्हें ऐसी भी आशा थी कि बड़े लॉर्ड अपने भाषण में उन सुधारों का उल्लेख करेंगे जो इस बार वे भारत में करना चाहते हैं, किंतु उनका प्रथम भाषण भारतीयों की आशा का अंत करने वाला सिद्ध हुआ। शिव शंभू को भी इस भाषण से गहरी ठेस पहुंची और उन्होंने अपने 5वें चिट्ठे में अपनी वेदना को बड़ी व्यंग्यमयी भाषा में अभिव्यक्त किया। शिव शंभू ने पहले ही वाक्य में कहा, माय लॉर्ड, अब के आपके भाषण ने नशा किरकिरा कर दिया। आशा से बंधा यह संसार चलता है। रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, ऋणी को ऋण से, कंगाल को कंगाली से, इसी प्रकार हर एक क्लेशित व्यक्ति को एक दिन अपने क्लेश से मुक्त होने की आशा होती है। पर हाय, जब उसकी यह आशा भी भंग हो जाए, उस समय उसके कष्ट का क्या ठिकाना। किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। अफसोस माय लॉर्ड, बड़े लाट होकर आपके भारत में पदार्पण करने के समय इस देश के लोग श्रीमान जी से जो आशाएं करते थे और सुख स्वप्न देखते थे, वह सब उड़नछू हो गए। शिव शंभू शर्मा ने भारतीय जलवायु और यहाँ के नमक का प्रभाव दिखाते हुए लॉर्ड कर्जन की कृतज्ञता उद्घाटित करने में बड़े कौशल से काम लिया है। भारत का नमक खाकर भी भारतीयों की निंदा करने वाले कर्जन को निर्दोष ठहराते हुए कहा कि यह तो यहाँ के नमक की तासीर है। यहाँ का नमक खाकर विचार बुद्धि खो जाती है, दया और सहृदयता भाग जाती है, उदारता उड़नछू हो जाती है, आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठोठे ठोककर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटे फिरता है और उसके मुख से खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा कराता है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी शेखी मारते जाना। कर्जन के लिए इससे बढ़कर और क्या व्यंग्य हो सकता है। भारतवर्ष की जनता नाना प्रकार के कष्टों को झेलती हुई भी राजा को दोषी नहीं ठहराती। वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही कष्ट में देखती है और फिर भी कर्जन अपनी कुटिलता में उसे धूर्त कहता है। शिव शंभू की कर्जन को यह कुटिलता सालती है और उसका मन अपने देश की भोली जनता की दरिद्र दशा पर द्रवित हो उठता है। वह कर्जन से कहता है कि आप नहीं जान सकते कि हम भारतीयों की नीति परायणता, सत्यवादिता और धर्म निष्ठा कैसी है। आपके स्वदेशी यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, जैसे रुचि हो वैसे पदार्थ भोग सकते हैं। भारत आपके लिए भोग्य भूमि है, किंतु इस देश के लाखों आदमी इस देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मरते हैं। उनको 2 हाथ भूमि बैठने को नहीं, पेट भर खाने को नहीं, मैले चीथड़े पहनकर उम्रें बिता देते हैं और अंत में एक दिन कहीं पड़कर चुपचाप प्राण दे देते हैं। इस प्रकार क्लेश पाकर मरने पर भी कभी कभी वह लोग यह कहते हैं कि पापी राजा है, इससे हमारी यह दुर्गति है। माय लॉर्ड, वे कर्मवादी हैं। वह यही समझते हैं कि किसी का कोई दोष नहीं, सब हमारे पूर्व कर्मों का दोष है। हाय हाय, ऐसी प्रजा को आप धूर्त कहते हैं। हमारे देश में होली का पर्व उत्साह और उमंग का उत्सव है। इस दिन छोटे बड़े का भेदभाव दूर कर सभी नागरिक समान रूप में भाईचारे का व्यवहार करते हैं। राजा और प्रजा के बीच की दूरी भी होली के दिन मिट जाती है। शिव शंभू को ऐसे ही किसी दिन अचानक एक मधुर गीत की टेक सुनाई देती है। कोई बड़ी मस्ती से गा रहा था, चलो चले आज खेले होली कन्हैया घर। कनरसिया शिव शंभू खटिया पर बैठ गए। सोचने लगे कि होली खिलैया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। और खेलने वाले कौन? उनकी प्रजा, ब्रज के ग्वाल बाल। तो क्या आज हम अपने राजा के साथ
होली खेल सकते हैं, लेकिन राजा तो दूर 7 समुद्र पार है। राजा का केवल नाम सुना है, न राजा को शिव शंभू ने देखा है और न राजा ने शिव शंभू को। खैर, राजा न सही, उसका प्रतिनिधि तो है, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण द्वारिका में थे और उद्धव को ब्रज में अपना प्रतिनिधि बनाकर उन्होंने भेजा था। लेकिन आज तो स्थिति ही विचित्र है। कृष्ण हैं, उद्धव हैं, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। राजा हैं, राजा प्रतिनिधि है, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं। सूर्य है, धूप नहीं। चंद्र है, चांदनी नहीं। माय लॉर्ड, नगर में ही है, पर शिव शंभू उनके द्वार तक नहीं फटक सकता है। उसके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। द्वितीया के चांद की तरह कभी कभी बहुत देर तक नज़र गड़ाने से उसका चंद्रानन दिख जाता है तो दिख जाता है। यदि किसी दिन शिव शंभू शर्मा के साथ माय लॉर्ड नगर की दशा देखने चलते तो वे देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों और सुअरों की भांति सड़े गंदे झोपड़ों में पड़ी लौटती है। उनके आसपास सड़ी बदबू और मैले सड़े पानी के नाले बहते हैं। कीचड़ और कूड़े के ढेर चारों ओर लगे हुए हैं। उनके शरीर पर मैले कुचैले फटे चिथड़े लिपटे हुए हैं। ऐसी विपन्नावस्था में भारत की प्रजा क्या कहकर अपने राजा और उसके प्रतिनिधि को संबोधन करे? क्या यूँ कहे कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक अंगुल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी नहीं जुड़े और न कभी पापी पेट को पूरा भोजन मिला, उसकी जय हो। उसके राज प्रतिनिधि हाथियों का जुलूस निकालकर सबसे बड़े राज्य हाथी पर चंवर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। शिव शंभू शर्मा को लॉर्ड कर्जन के शासन काल में जिस घोर दुराशा का सामना करना पड़ा वह उनके छठे चिट्ठे से स्पष्ट लक्षित होता है। शिव शंभू ने बड़ी स्पष्ट भाषा में कहा है कि अब राजा और प्रजा के मिलकर होली खेलने का समय गया। जो बाकी था वह कश्मीर नरेश महाराज रणवीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। माय लॉर्ड, अपने शासनकाल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं। वह प्रजा के प्रेम की परवाह क्यों करेंगे? फिर भी शिव शंभू शर्मा अपने प्रभु तक संदेश पहुंचा देना चाहते हैं कि वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है और जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। लॉर्ड कर्जन को 2 वर्ष का समय पूरा होने पर इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। उसका जंगी लाट किचनर से विरोध हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने कर्जन का त्यागपत्र स्वीकार कर किचनर की बात मानी थी। विदाई संभाषण शीर्षक चिट्ठे में इस घटना को गुप्त जी ने बड़ी व्यंग्यमयी शैली से लिखा है। अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ गिरे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। स्वागत के समय जिन मार्मिक शब्दों में लॉर्ड कर्जन को परामर्श दिया गया है कि वे पठनीय हैं, इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले आता है। देशपति, राजा और भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले कंगाल का परिणाम एक ही होता है। कितने ही शासक और नरेश पृथ्वी पर हो गए, आज उनका कहीं पता निशान नहीं है। थोड़े थोड़े दिन अपनी नौबत बजा चले गए। आप में शक्ति नहीं कि पिछले 6 वर्षों को लौटा सके या उनमें जो कुछ हुआ है उसे अन्यथा कर सकें। किंतु विदाई के समय पूरी दृढ़ता एवं निर्भीकता से कर्जन के शासनकाल को दुखद नाटक बताना उस समय के संपादक धर्म का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है। आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है
और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल दुखांत समझकर खेलना प्रारंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। विदाई के समय लॉर्ड कर्जन को अपने क्रूर कृत्यों के लिए पश्चाताप नहीं हुआ। उसकी मना स्थिति को समझकर शिव शंभू ने कहा कि माय लॉर्ड, जब तक आपके हाथ में शक्ति रही आपने भारत की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। भारत को बिगाड़ने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, किंतु क्या किसी एक मनुष्य के किए किसी विशाल देश का कुछ बिगड़ सकता है? आपने बंग विच्छेद का बीज बोकर इस देश की जनता को जो पीड़ा पहुंचाई है वह क्या कभी भूली जा सकेगी? तुगलक भी आपके ही स्वभाव का एक शासक 500 वर्ष पहले इस देश में हुआ था, लेकिन इसके बाद दौलताबाद बसाने से दिल्ली उजड़ नहीं गई थी और आपके भी बंग विच्छेद से बंगाल विनष्ट नहीं होगा। सब ज्यों का त्यों है। बंग देश की भूमि जहाँ थी वहीं है और उसका हर एक नगर और गांव जहाँ था वहीं है। कलकत्ता उठाकर चेरापूंजी के पहाड़ पर नहीं रख दिया गया और शिलोंग उड़कर हुगली के पुल पर नहीं आ बैठा। बंग विच्छेद करके माय लॉर्ड ने अपना एक ख्याल पूरा किया है। कितने ही ख्याली इस देश में अपना ख्याल पूरा करके चले गए। आपके इस प्रकार के कारनामों से भारतवासियों के मन में यह बात जम गई है कि अंग्रेजों से भक्तिभाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा है और उनके आगे रोना गाना वृथा है। दुर्बल की वह नहीं सुनते। शिव शंभू के 8 चिट्ठों के अतिरिक्त बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने कर्जन शाही शीर्षक से भी बड़े व्यंग भरे लेख लिखे थे। उन लेखों में कर्जन के कठोर स्वभाव का वर्णन करते हुए उनकी क्रूरताओं को अलंकारिक शैली में व्यक्त किया गया है। कर्जन के विषय में उन्होंने लिखा है, अहंकार, आत्म श्लाघा, जिद और गाल बजाई में लॉर्ड कर्जन अपने शानी आप निकले। जब से अंग्रेजी राज आरंभ हुआ है तब से इन गुणों में आपकी बराबरी करने वाला एक भी बड़ा लाट इस देश में नहीं आया। भारतवर्ष की बहुत सी प्रजा के मन में धारणा है कि जिस देश में जल न बरसता हो, लॉर्ड कर्जन पदार्पण करे तो वर्षा होने लगती है और जहाँ के लोग अति वर्षा और तूफान से तंग हो वहाँ कर्जन के जाने से स्वच्छ सूर्य निकल जाता है। इस प्रकार की अनेक व्यंग्योक्तियाँ गुप्त जी के लेखों में छिटकी पड़ी है। मेले का ऊँट शीर्षक चिट्ठे में मारवाड़ी समाज की कुरीतियों को मारवाड़ी एसोसिएशन द्वारा व्यक्त किया गया है। इनमें से एक व्यंग उन सेठ साहूकारों राय बहादुरों पर किया गया है जो चापलूसी द्वारा सरकार में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जिनके बाप दादा भेड़ की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं, जिनको स्वयं चाकू से कलम का डंक काटते भय लगता है, उन्हें सरकार ने राय बहादुर बनाया है। जो लिखते अरिहीन पे सदा सेल के अंक, झपत नैन तिन सुतन के कटत कलम को डंक। गुप्त जी के पैने व्यंग के लिए उनके ककराष्टक और होली है शीर्षक निबंध पठनीय है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की शैली ने हिंदी में गद्य के धरातल पर व्यंग को प्रतिष्ठित किया। इसके पहले कविता में तो व्यंग आ गया था, किंतु गद्य के द्वारा गुप्त जी ने उसे व्यवहारिक एवं संप्रेषणीय बनाया। गुप्त जी के चिट्ठों के पाठक अपने समय में सबसे अधिक थे। अंग्रेजी में भी इनका अनुवाद श्री ज्योतिषेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, जो अंग्रेजों में भी पर चर्चा का विषय बना। हिंदी के कई लेखकों ने इनके अनुकरण का भी प्रयास किया। व्यंग विनोद के माध्यम से राजनीति, समाज, शिक्षा, सुधार और प्रचार के क्षेत्र में जितना काम गुप्त जी ने किया उतना न तो उनसे पहले कोई लेखक कर सका था और न उसके बाद किसी ने इस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की।
गुप्त जी ने पद्य में भी अनेक रचनाएं की, किंतु उनकी मौलिक प्रतिभा के दर्शन हमें गद्य में ही होते हैं। इसीलिए इस लघु लेख में हमने उनकी चुटीली और मार्मिक कविताओं को उदाहरण के रूप में नहीं लिया है। गुप्त जी के 50 से अधिक लेख हैं जो व्यंग्य की दृष्टि से श्लाघ्य होने के साथ तत्कालीन राजनीति, समाज, शिक्षा तथा भारतीय स्थितियों का सजीव चित्र पाठक के सम्मुख उपस्थित करने में समर्थ हैं। भारतेंदु युग के सच्चे वारिश और द्विवेदी युग के उन नायक के रूप में बाल मुकुंद गुप्त का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में अमिट बना रहेगा। आप सब ने इस वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।